देखिए, जब संविधान बना था, संविधान को लिखा गया था, उस वक्त संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उनका मानना था कि जब भी कोई बड़ा बदलाव करना होगा, जैसे लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ानी है, किसी को बहुत बड़ी संख्या में आरक्षण देना है, तो उस बड़े बदलाव के लिए आपके पास बड़ा बहुमत भी होना चाहिए। उस वक्त लोगों की मंशा थी, जो हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे देश की आजादी में बड़ा योगदान देने वाले लोग थे, उनका मानना था कि साधारण बहुमत से ऐसे बड़े फैसले नहीं होने चाहिए। कोई सरकार, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में सरकार बनानी है, आपके पास 272 लोकसभा के सांसदों का समर्थन होना चाहिए, फिर चाहे आप 10-12 दलों को जोड़कर सरकार बना लें, लेकिन उतनी सरकार चलाकर आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि बड़े फैसले के लिए सबका समर्थन जरूरी होता है और उससे भारत के बहुत सारे बड़े भूभाग के लोगों के जनप्रतिनिधियों का समर्थन बहुत जरूरी है। इसीलिए जो बड़ा फैसला हो रहा है, आप लोकसभा की सीटों को 850 तक ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास वैसा समर्थन भी होना चाहिए, वैसा लोगों के बीच आम सहमति होनी चाहिए कि हां, ये सब करना चाहते हैं, ये सिर्फ आप नहीं करना चाहते, आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, ये सब करना चाहते हैं, तभी ये हो पाएगा। इसीलिए इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और विशेष बहुमत है 360 का। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, एनडीए के पास सिर्फ 293 सीटें हैं और उनके पास 67 सीटें कम हैं। वो 67 सीटें कहां से जुगाड़ लगाते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो देखने वाली बात होगी। जुगाड़ लग भी पाता है या नहीं लग पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और जैसा कि हमने प्रियंका गांधी का भाषण सुनाया था, प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं कि आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, आपकी रणनीति तैयार है। तो प्रियंका गांधी ने जो कल कहा था, ठीक वैसा ही कुछ आज अखिलेश यादव ने भी कहा है। उनका कहना है कि बीजेपी को समझना बहुत मुश्किल है, हम सबको साफ साफ दिख रहा है कि आप इसे पास नहीं करा सकते, फिर भी आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं। कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी ना। वो खिचड़ी क्या है, यही विपक्ष नहीं समझ पा रहा है, वो पहेलियों में उलझा हुआ है। और एक बात शिवेंद्र जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी, उसमें से मैं एक बात और जोड़ दूं कि देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में वोट बेस जो है वो दो बड़ा एमएम है उनका, मुस्लिम और महिला। मुस्लिमों की संख्या पश्चिम बंगाल में 30% से ज्यादा है, जो एकमत होकर, एकजुट होकर ममता बनर्जी को वोट देते आए हैं 2011 में, 2016 में और 2021 में भी। और उन ममता बनर्जी की दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो है महिलाओं का। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चलाई है और जिसकी वजह से महिलाओं में उनकी बहुत बड़ी पैठ है। वो खुद भी एक महिला है, देश की गिनी चुनी महिला मुख्यमंत्रियों में से हैं, एक वो है, दिल्ली में है, और किसी राज्य में तो महिला मुख्यमंत्री दिखती नहीं है। तो उनका अपना जो जनाधार है, उस जनाधार में बीजेपी सेंध लगाना चाहती है। वो चाहती है कि अगर ये टीएमसी वाले लोग दिल्ली में महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए दिखेंगे, तो हो सकता है पश्चिम बंगाल की महिलाएं टीवी पर देखेंगी कि टीएमसी वाले महिला आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ममता बनर्जी से को वोट ना दें, उनसे छिटक जाएं। अगर ये 2, 4, 10% भी हो जाता है तो भी ये बड़ा अंतर पैदा कर सकता है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव बहुत साधारण तरीके से नहीं लड़ती, वो सिर्फ एक फ्रंट पे नहीं लड़ती। वो अभी पश्चिम बंगाल में आपको चुनाव लड़ती हुई दिखेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल की चुनाव की रणनीति की बिसात दिल्ली में भी बिछाई जा रही है, यहां से भी खेला जा रहा है, यहां से भी बैटिंग हो रही है। तो देखते हैं असल में कहानी क्या है, ये तो खैर किसी को नहीं पता, लेकिन जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो दावे कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक समझ से बातें कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल वैभव, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है। जब हम बंगाल चुनाव की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि बस 23 और 29 तारीख होगी जब बंगाल में वोटिंग का दिन है, और वहाँ पर भी अब ये वाली जो पूरी प्रक्रिया संसद में चल रही है बिल पास कराने की, वो प्रभावित कर सकती है। और अगर बिल पास नहीं हुआ तो मोदी जी का जो प्लान है, जो एक दिन पहले ही उन्होंने कहा कि अगर आपने इस बिल का समर्थन नहीं किया तो ये राजनीतिक लाभ तो मुझे ही मिलेगा। आपने भी जिक्र किया कि बंगाल की महिलाओं के बीच ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि जिस टीएमसी, जिस ममता बनर्जी को हम इस बात के लिए जानते हैं कि वो महिला हितैषी हैं, महिला क्योंकि सीएम खुद भी हैं, अब वो क्यों इस बिल का विरोध कर रही है। महिला आरक्षण से जोड़ना अपने आप में, शिवेंद्र जी ने भी कोट किया था कि ये बिल पेश तो कब हुआ था और लागू कब किया गया, लंबा अंतराल था उसके बीच में। शिवेंद्र सर, आपसे थोड़ा फील्ड का हाल हम समझना चाहेंगे। लगातार आप संसद भवन और उसके इर्द गिर्द ये मुद्दे कवर करने पहुंचते, कई सांसदों के बीच आपने अपनी बात रखी, सवाल पूछे, तो क्या माहौल है सर, वो पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर आम जनता, इस बिल को कैसे देख पा रही है जनता के बीच, विशेषकर वो चाहे केंद्र सरकार के पक्ष में है या नहीं है, वो लोग कैसे समझ पा रहे हैं, या कोई कंफ्यूजन की स्थिति भी देख पा रहे हैं आप? देखिए, अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता में बिल को उनको उनकी इतना समझ में आता है कि महिला आरक्षण हो, नेता उसको थोड़ा डीपली देखते हैं। और
जो आम जनता है, जब महिलाओं से बात करता हूं तो सीधा किसको लाभ मिलेगा ये नहीं पता, क्योंकि सीधा लाभ मिलना जो आम जनता है उसको तो नौकरी और रोजगार इससे जुड़ के देखती है। लेकिन हाँ, राजनीति में भी हैसियत बढ़ती है अगर महिलाओं की, तो वो भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जी। वहां पर उनका अभी ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल होना चाहिए। कई महिलाओं से बात की मैंने, तो उनका मानना था कि 50% होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा अभी, बोले अभी अगर 33% हो रहा है तो जल्दी लागू होना चाहिए। अभी कई लोगों को, इतना, बहुत से लोग इतना टीवी डिबेट नहीं देखते, पर आमतौर पे ये समझ में आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल पे लोकसभा में बात हो रही है और ये लागू हो जाएगा। उनको ये भी क्लियर नहीं पता है, आम जनता को, मैं बहुत आम जनता बोल रहा हूँ, जैसे वर्किंग वुमेन ऐसे चल रहे हैं, लोग काम करने वाले, क्योंकि वोटर तो सभी बराबर है ना, वोट तो सबका एक ही है। तो जी। जब राजनीतिक फैसले उन्हें लेने होंगे वो अपने वोट से लेंगे, तो उनकी बात अगर मैं समझने को, उन्हें लगता है कि जल्दी लागू हो जाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, ये समझना कि ये भी 2029 में कब लागू होगा, 2027 के चुनाव में लागू नहीं होगा, ये सब बातों के भी बहुत ज्यादा समझ नहीं है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो विपक्ष जिस बात को लेके कहता है उसमें भी एक बात है, जो जी। ओबीसी की बात कहता है उसकी वजह है कि मुलायम सिंह भी अपने जमाने में ये कहते रहे थे, जो सपा सुप्रीमो है इस समय, अखिलेश यादव जी उनके फादर, उनका कहना यह था कि अगर महिला आरक्षण बिल लागू होता है तो उसका नुकसान ओबीसी समाज को होगा। उनका मानना यह था, उन्होंने कई बार भाषण स्पष्ट रूप से दिए हैं, मेरे पास कई क्लिप्स भी हैं उनकी। उनका कहना था कि पिछड़ी जाति की महिलाएं आम जो सामान्य जाति की महिलाओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में नहीं है। शैक्षिक स्थिति की बात करते थे वो, सामाजिक समझ की बात करते थे, कानूनी समझ की बात करते थे, समाज में आना जाना, एक्टिव होने की बात करते थे। और ऐसी स्थिति में जब ये बात आएगी तो वो महिलाएं, तो जहां पर मुकाबला होगा, तो ऐसी स्थिति में सामान्य जाति की महिलाएं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी, बेहतर आ पाएंगी। और इस तरह से जो ओबीसी पुरुष जहां पर आके मुकाबला करते थे, वहां पर जब आरक्षण हो जाएगा तो उन सीटों पर इनडायरेक्टली सामान्य जाति का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। ये वो कहना चाहती थी। और यही बात आप कल से आप जो सुन रहे हैं, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, वो भी बार बार कर रहे हैं, इसमें ओबीसी समाज का भी क्या तय होना चाहिए गिनती के हिसाब से, कि वहां उनका कुल मिलाकर जो महिला आरक्षण है उसमें वर्टिकल आरक्षण भी होना चाहिए, कि किस जाति की किस, जो कि एससी एसटी के लिए क्लियर है, जो 2023 में पास हुआ है ये कानून, उसमें एससी एसटी के लिए, लेकिन ओबीसी को सामान्य जाति की तरह ही, उसमें ओबीसी महिलाओं को सामान्य जाति की महिलाओं की तरह ही चुनाव लड़ना होगा। तो ये एक बड़ा जो है उनके पास मुद्दा है, और ये चिंता भी है वो खासतौर से ओबीसी समाज के नेताओं की भी, और उनका फेवर करने, उनके बारे में सोचने वालों की। बिल्कुल शिवन सर, एक सवाल और जो कि सबसे ज़्यादा वो हम न्यूज़ डिबेट्स देखें या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं तो वहाँ पर भी नज़र आता है, लोगों के बीच एक आम धारणा सी बनती जा रही है कि अगर इस तरह का परिसीमन पास होता है, ये बिल पास होता है और 850 के आसपास संख्या आती है संसद में, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर मोदी सरकार के पक्ष में जाने वाला है। अब ये इसके पीछे क्या टैक्टिस है या कोई दम है इस बात में या नहीं है, विपक्ष क्यों डरा हुआ है, ये सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हम समझना चाहते हैं कि इस संख्या के बढ़ने से वास्तव में बीजेपी को फायदा होगा या एनडीए को फायदा होगा, इसमें कितना दम है? देखिए, ये बात अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे लगभग उसी तरह की बात है। और जब आप प्रियंका गांधी का अगर स्पीच आपने जो सुनवाई, उसमें उन्होंने कहा अमित शाह हंस रहे हैं, गृह मंत्री जी हंस रहे हैं, अगर चाणक्य भी होते तो आपको देख के चौंक जाते। बिल्कुल। तो इतना बड़ा नेता, प्रियंका गांधी जैसे नेता है, और बहुत, मैं उन्हें ये मानता हूं कि वो जिस तरह से बात करती हैं वो काफी कुछ समझ के आती है, उनके पास कोई इनपुट है। और इसलिए ये इनपुट है कि कहीं ना कहीं, हालांकि ये पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है, पर इसलिए मुश्किल काम है कि अगर आप कुछ लोगों का बहिर्गमन, मतलब कुछ लोग अनुपस्थित भी रहते हैं, तब भी उसके आधार पे भी इसको पाना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि नियम जो है 50% से ज्यादा तो उपस्थित रहना है। और जिस तरह की अभी आपने और वैभव ने सब बताया कि वो लोग, ये जो दल पहले साथ रहते थे वो भी अब डटे हुए विपक्ष के साथ में, तो जो संसद कोई खाली हो जाए, चले जाए, शामिल ना हो, उसके बाद 2/3 ले लें, ये भी बहुत मुश्किल काम लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चीज है इस बात की, कि बीजेपी ने कुछ ना कुछ अंदर
छेद किया हुआ भी महसूस होता है। जो अभी जो इन नेताओं के अगर ओपिनियन से लें, अखिलेश यादव हालांकि ये कह रहे हैं क्यों करा, मतलब वो जानना चाह रहे हैं। तो दोनों, अब जो आपने मुझसे सवाल किया, क्या इसमें जो सीटों की संख्या बढ़ी होगी उसमें फायदा है, वो बात मैंने इसलिए बता दी क्योंकि राजनीतिक बात है, राजनीतिक चाणक्य वाली बात कि चाणक्य भी कहते थे राजनीति के लिए, राज हासिल करने के लिए क्या तो उसमें वही बात है कि जब जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी तो सीटें कहां की बढ़ेंगी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन तो की जो सीटें बढ़ेंगी। और यहां पर अभी 2014 के बाद से देखा जाए तो बीजेपी और उसका जो एनडीए, जो ये गठबंधन है, ये एक तरीके से लगभग डोमिनेट करा। अगर केवल 2024 का चुनाव छोड़ दें, लोकसभा का जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्हें नुकसान हुआ लेकिन उधर कई जगह फायदा भी हुआ, मध्य प्रदेश में सीधा उन्होंने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया, बिहार में बेहतर परिस्थिति और तमाम चीजें। तो अगर कहीं रहे भी हैं तो उनको मालूम है यहाँ हम कंट्रोल कर लेंगे, बहुत से मुद्दे हैं उनके पास। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो अगर दक्षिण भारत की जगह पे सीटें ही नहीं बढ़ेंगी और विपक्षी दल और जो दूसरे राज्य जो कह रहे हैं कि डेथ बिल्कुल शिवेंद्र सर, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है सर, नहीं होगा। अपने दर्शकों को बता देते हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। एफआईआर दर्ज करके सीबीआई जांच करने का भी आदेश दिया है। ये मामला क्या है? ये मामला है ब्रिटिश नागरिकता को लेकर। कर्नाटक के एक नागरिक थे, कर्नाटक के रहने वाले थे, उन्होंने ये केस दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इस मामले पर पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट को इस केस में थोड़ी बहुत गंभीरता नजर आ रही है और खबर यह है कि सीबीआई जांच होगी अब इस मामले की। अब राहुल गांधी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट या ब्रिटिश नागरिकता है या नहीं, इसकी जांच करवाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट सीबीआई के जरिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर केसों के दर्ज होने का इतिहास हम देखें तो पिछले 4-5 सालों में बहुत कुछ घटित हुआ है। राहुल गांधी से संसद की सदस्यता भी छीनी गई थी या रद्द हुई थी उनकी संसद की सदस्यता। उनके ऊपर मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर उनको सजा भी मिली थी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं और अभी एक और केस हुआ है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के ऊपर अभी जांच का दायरा बढ़ेगा, उनके ऊपर एक और जांच होगी और इससे वो राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश करेंगे। इसको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, इसको भी हम खारिज नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जज ने कहा एफआईआर दर्ज करके मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने आदेश कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिष्य के याचिका पर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो खबर यह है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण विधेयक पर, बिल पर। तो आपको एक चीज बता दें कि जब 540-543 सीटें हुई थी लोकसभा की, उस वक्त जनसंख्या का अनुपातिक महत्व उतना ज्यादा नहीं था। उस वक्त माना जा रहा था कि जहां पर 10 लाख लोग रहते हैं वहां पर एक लोकसभा की सीट बना दो। लेकिन अब क्या हो रहा है, कई सारी लोकसभा सीटों पर आबादी 25 लाख हो गई है, 30 लाख हो गई है और उनका सिर्फ एक प्रतिनिधि है जो संसद में बैठता है। उस एक सांसद के पास 5 साल में इतना ना उनके पास समय होता है कि वो सभी 25 लाख लोग जहां रहते हैं उनके साथ रहे या उनके बीच जा सके। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों के सामने भी एक दुविधा है कि अपने वो लोकसभा क्षेत्रों में सही से रह पाए, वो विकास कार्यों को करवा पाए, क्योंकि 25 लाख की जनसंख्या बहुत होती है। दुनिया के बहुत सारे देशों की जनसंख्या इतनी है और अगर एक लोकसभा सीट में इतनी जनसंख्या रहेगी तो वो निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। लेकिन यह भी चिंताजनक है कि दक्षिण और उत्तर में इतना ज्यादा अंतर पैदा हो जाएगा। अगर दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, उन्होंने विकास पर ज्यादा जोर दिया है, शिक्षा के महत्व को समझा है, तो उन्हें इसके लिए दंड नहीं मिलना चाहिए। उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ती गई है बेतहाशा, तो उस आधार पर आप लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ा सकते, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। देखिए, इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है। अभी जो 243 जो सीटें हैं लोकसभा की, 545-540 के आसपास,
उसमें क्या है कि अगर लोकसभा की सीटें हम नहीं भी बढ़ाते हैं, लोकसभा की सीटें इतनी ही रखते हैं और इसमें ही अगर सरकार कोशिश करे कि 33% आरक्षण दे दिया जाए महिलाओं को, तो इसमें क्या होगा, कम से कम 181 महिला सांसदों को टिकट देना पड़ेगा, यानी वहां पर महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करनी पड़ेगी। वहां पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, महिलाएं ही जीतेंगी। 181। आप सोचिए, अभी लोकसभा में सिर्फ 13% महिलाएं हैं। अगर यह आंकड़ा 33% तक पहुंच जाता है तो बहुत सारे पुरुष नेताओं को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां से महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो जाएगी तो सिर्फ महिला ही लड़ पाएंगी। ऐसे में बहुत सारे नेता बागी हो सकते हैं, बहुत सारे नेताओं में बगावत हो सकती है। उन्हें डर लगेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि मेरी ये लोकसभा की सीट है, मैं 4 बार से जीतता आ रहा हूं, 5 बार से जीतता आ रहा हूं, मैं कैसे इसको महिलाओं के लिए आरक्षित होने दूं। तो यह भी संकट हो सकता है किसी भी लोकसभा सांसद के जो केंद्रीय मंत्री हैं, अगर मान लीजिए पार्टी बहुत ज्यादा दिलेरी दिखाती है कि अच्छा आप अपनी पत्नी को लड़ाइए, बहुत सारे नेता इसके लिए भी नहीं तैयार होंगे। उनको लगता है कि मेरी सत्ता है, मेरे ही हाथों में रहनी चाहिए। हमने देखा है 2024 के लोकसभा चुनाव में जब गोंडा में कैसरगंज वाली लोकसभा सीट को लेकर बृजभूषण वाला मामला हुआ था, तब कहा गया था कि अमित शाह जी ने फोन किया बृजभूषण जी को कि आप इस बार चुनाव मत लड़िए, क्योंकि आपके ऊपर हरियाणा की महिला पहलवानों ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, उन्होंने धरना दिया था बहुत ज्यादा, इसकी वजह से छवि खराब हो सकती है पार्टी की। आप एक काम कीजिए, अपने बेटे को चुनाव लड़वा दीजिए, उसे सांसद बनवा दीजिए। इसके लिए बृजभूषण तैयार नहीं हो रहे थे, उन्हें काफी मनाना पड़ा। तो आप सोचिए, जो नेता अपने बेटे तक को भी अपनी सीट नहीं देना चाहते हैं, वो किसी महिलाओं के लिए सीट को आरक्षित क्यों करने देंगी। तो मामला यह भी है, इसीलिए सरकार चाहती है कि अगर लोकसभा की सीटें 850 हो जाएंगी तो महिलाओं के लिए बढ़ी हुई सीटों में से सीटें दे देंगे। अभी जो सीटें हैं वो सिर्फ पुरुषों के लिए, वो मतलब जो अभी स्थापित नेता हैं उनके लिए बरकरार रहेंगी। तो एक ये भी एक अहम बात मानी जा रही है, कि अहम कड़ी मानी जा रही है कि लोकसभा की सीटें बढ़ाई क्यों जा रही हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.